लास्ट क्लास में हमने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कुछ पॉइंट्स के बारे में देखा। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखा कि भाई जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो एक बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की तरह होता है। इस क्लास में हम थर्ड पॉइंट जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन थर्ड पॉइंट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक। Assume that angle of dip is theta, then resultant magnetic field I is like this at angle theta with horizontal. Then this will be component of I along horizontal, and this will be the component of I with vertical. Then इसको हम V कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H इज इक्वल टू आई कोस थीटा होगा वेक्टर रेजोल्यूशन से, और जो V है वो होगा I साइन थीटा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमने I एज्यूम की है, तो इस हिसाब से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो I कोस थीटा होगा और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो I साइन थीटा होगा। अगर हमें वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता हो तो हम एंगल ऑफ डिप की वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू V अपॉन H, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों पता हो तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम निकाल सकते हैं। I इज इक्वल टू जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट है उनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो हम पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन रूल से जब दो वेक्टर 90 डिग्री एंगल पर एक्ट कर रहे हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है वो हम जानते हैं, वेक्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस एच। तो हमने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज बता देना चाहता हूं कि हमने लास्ट टॉपिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या फिर इलेक्ट्रिसिटी में ये पढ़ा कि जब चार्ज स्टेशनरी होता है तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लगे, दैट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करने लगे, तो हमने ये देखा कि वो करंट, तो उसका मतलब क्या होता है कि करंट फ्लो कर रही है किसी वायर के अंदर, और जब कोई चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। तो बायर-सावर्ट लॉ के थ्रू हम यही देखेंगे कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस लॉ के अंदर हम एक एलिमेंट्री वायर देखते हैं जिस वायर में आई करंट फ्लो कर रही है, और इस आई करंट से इस वायर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P जो कि करंट की डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस P पॉइंट पर हमें इस DL एलिमेंट, जो वायर का एलिमेंट हमने DL लिया है, इस DL एलिमेंट में की वजह से इस P पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो बायो-सावर्ट ने क्या देखा, एक्सपेरिमेंटली क्या देखा कि जो इस DL एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है DB, वो प्रोपोर्शनल होता है इस वायर में जो करंट फ्लो कर रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और मैग्नेटिक फील्ड इस एलिमेंट की लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरीके से उसने एक्सपेरिमेंटली 4 इक्वेशन फाइंड आउट की। फिर उसने इस चारों इक्वेशंस की हेल्प से देन हम इसे ये लिख सकते हैं dB इज प्रोपोर्शनल टू आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो कांस्टेंट होता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो कांस्टेंट है म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। हमने इस वायर को वैक्यूम में रखा हुआ है, तो परमिएबिलिटी इस चीज को शो करती है कि जो इस वायर में करंट फ्लो होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होंगी, उन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ट्रेवल करने में कितना ये मीडियम सपोर्ट करता है। तो म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। हमने इस वायर को वैक्यूम में रखा हुआ है, और परमिएबिलिटी क्या होती है, परमिएबिलिटी इज द जिस मीडियम में वो वायर रखा हुआ है, और वायर में करंट फ्लो कराने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड को ट्रेवल करने के लिए
ये जो मीडियम है वैक्यूम, ये कितना सपोर्ट करता है, उस सपोर्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसे म्यू नॉट बोलते हैं। ठीक है, अगर हम ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वेक्टर क्वांटिटी है, अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिखेंगे, dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। dl वेक्टर जो है वो करंट की डायरेक्शन में वेक्टर होगा, और जो r वेक्टर है इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द टेस्ट पॉइंट जो कि p है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। हमने एक स्ट्रेट वायर लिया जिसमें आई करंट फ्लो कर रही है, और इस वायर एक यहाँ पे पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर हमें इस वायर में जो करंट फ्लो कर रही है उस वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस पी पॉइंट से सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को r एज्यूम कर लीजिए, और इस पी पॉइंट को वायर के एक एंड से मिलाएं। इस एंगल को एज्यूम कर लेते हैं θ1, और ये जो दूसरा एंड पॉइंट है वायर का उसे भी हम पी पॉइंट से मिलाते हैं, इस एंगल को हम एज्यूम कर लेते हैं θ2। तो हम इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है, अगर हम इसके स्पेशल केस की बात करें, अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज इनफाइनाइट, देन तो हम डायग्राम में देखें तो अगर वायर की लेंथ इनफाइनाइट होगी तो θ1 की वैल्यू भी 90 डिग्री हो जाएगी और θ2 की वैल्यू भी 90 डिग्री हो जाएगी। देन θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री and θ2 is equal to 90 degree. Then formula will become B is equal to mu naught I upon 4 pi r sin 90 plus sin 90. Then sin 90 plus sin 90, that is equal to 2. Then value of B will be mu naught I upon 2 pi r. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर एक p पॉइंट है, उस p पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। अब हम सेकंड केस देखना चाहें, सेकंड केस में हम अज्यूम करते हैं कि एक वायर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, और जो वायर के एक एंड पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है p। इस p पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस डायग्राम का कंपैरिजन हम इस डायग्राम से करें तो हम ये देखते हैं कि θ1 की वैल्यू तो 90 डिग्री हो गई है, लेकिन θ2 की वैल्यू 0 डिग्री हो गई है, क्योंकि जो नीचे वाला पोर्शन है वायर का वो हमने रिमूव कर दिया है, जिसकी वजह से θ2 की वैल्यू 0 डिग्री हो गई है। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो B की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r साइन 90 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री। तो B की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। तो हमने इसके दोनों केस डिस्कस कर लिए। दोनों केस में एक बार तो हमने इनफाइनाइट लेंथ का वायर लिया और उसके किसी उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल r है उस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की, और फिर उसके बाद हमने वायर के एक एंड पॉइंट से, इनफाइनाइट लेंथ का जो वायर है उसके एक एंड पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो फाइंड आउट कर लिया, अब हम डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, इफ वी स्ट्रेच द थंब ऑफ द right hand along the current and curl our fingers to pass through the
point P, then direction of fingers at P gives the direction of मैग्नेटिक फील्ड। तो इस रूल को अगर हम डायग्राम के थ्रू समझना चाहें तो हम एक वायर लेते हैं, इस वायर में आई करंट फ्लो कराते हैं, इस वायर के राइट हैंड साइड जो रीजन है उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन इनवर्ड होगी। तो इस जो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन इनवर्ड है उसको हम क्रॉस लगा के एक छोटा सर्कल बना देते हैं, उससे शो करते हैं। लेकिन इस वायर के जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रीजन है, इस लेफ्ट हैंड साइड वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन आउटवर्ड होगी, उसको हम एक डॉट लगा के छोटा सर्कल बना के शो करते हैं। इसका मतलब है परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन इनवर्ड, और इस साइन का मतलब है परपेंडिकुलर टू